इतिहास में युद्ध जीतने के कई तरीके वक्त के साथ निकले। प्रथम विश्व युद्ध तक दुनिया भर में लोग युद्ध को दो तरीके से जीतते आ रहे थे। एक, सैन्य अभियान से, जिसमें जिस दल के पास सैनिकों की संख्या और हथियार का भंडार ज्यादा हो, समझो जीत उसी की। आगे जाकर सैन्य अभियान से जासूसी गतिविधि पर भी महत्व बढ़ने लगा। मौर्य काल से इसका महत्व बढ़ने लगा। जासूसी गतिविधि, जिसको हम अंग्रेजी में एस्पिनाच एक्टिविटी कहते हैं, भारत में इसके जनक हम आचार्य चाणक्य को मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने युद्ध से लेकर मजबूत सत्ता की परिभाषा को बदल दिया। 6 और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस ने न्यूक्लियर अटैक किया और उसके बाद जापान युद्ध हार गया। 6 साल के लंबे वक्त तक रहा द्वितीय विश्व युद्ध इस परमाणु हमले के बाद खत्म हुआ। इस घटना के बाद परमाणु हथियार पर सबकी नजर पड़ी। परमाणु हथियार ही देश के सैन्य ताकत का भविष्य है, ऐसा सबको लगने लगा। बस इस विचार के साथ बड़े से बड़े देशों ने परमाणु हथियार पर काम करना शुरू कर दिया। यूएसएसआर ने वर्ष 1949, यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 1952, फ्रांस ने 1960, चाइना ने 1964 और इसके बाद भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इन सभी देशों ने अपने परमाणु हथियार तैयार किए। अब परमाणु हथियार अधिक से अधिक देशों की जरूरत बन गई। परमाणु हथियार बनाने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, अपनी सत्ता की मजबूती को कायम रखना, जैसे यूएसए। दूसरा, अपने दुश्मन को तबाह करना अथवा दुश्मन पर दबाव बनाए रखना, जैसे पाकिस्तान और चाइना। तीसरा, अपने नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना, जैसे भारत और इजराइल। कुछ देश ऐसे होते हैं जिन्हें अपने शत्रु के पास परमाणु हथियार होने का डर रहता है। इजराइल, जिसे सारी दुनिया जानती है अरब देश के शत्रु के नाम से। 40 देश से अधिक देशों में परमाणु हथियार न बने, इस बात को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया वर्षों से इजराइल करता आ रहा है। चाहे 1981 इराक में ऑपरेशन ओपरा हो या 2007 सीरिया में ऑपरेशन ऑर्चर्ड हो, ऐसे न जाने कितने जासूसी गतिविधि एवं सैन्य कार्रवाई से इजराइल ने अलग देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपोज अथवा खत्म किया है। परंतु जनवरी 2018 ईरान की राजधानी तेहरान में मोसाद ने एक असंभव मिशन को अंजाम दिया। मोसाद को मिली जानकारी से पता चला कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम दे रहा है। वक्त के साथ इजराइल का अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनने लगे। ऐसी परिस्थिति में मात्र कुछ जानकारियों के आधार पर तेहरान में सैन्य कार्रवाई करना सही नहीं। सैन्य कार्रवाई न करने का दूसरा कारण भी था। दरअसल जहां ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स छिपे हुए थे, वो एक वेयरहाउस था जो रिहायशी इलाकों के बीच में स्थित था। बिना कोई हथियार के दुश्मन देश के सबसे सुरक्षित गढ़ में जाकर हथियारबंद सिपाहियों से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। इस ऑपरेशन में मोसाद का काम कोई फाइल चुराना नहीं, बल्कि सैकड़ों किलो वजन के डॉक्यूमेंट्स को वापस लाना था। क्या अंजाम होगा मोसाद के एजेंट्स का, और क्या वह सफल होकर खुद को बिना किसी ट्रेस को छोड़े ईरान से भाग निकलने में कामयाब होंगे? जानने के लिए देखिए आज के इस वीडियो को। इस मिशन को जानने से पहले सबसे जरूरी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जानना और उसके इतिहास को समझना। 5 मार्च 1957 ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। वर्ष 1967 तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई और उसे चलाने की जिम्मेदारी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान की थी। वर्ष 1968 ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। ऐसे करते करते ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम ने गति बढ़ाई। उस वक्त ईरान में मोहम्मद रेजा के शासन में वर्ष 1975 में जर्मनी के जॉइंट वेंचर फर्म सीएमेंस, एजी और एईजी ने प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के निर्माण के लिए $6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। स्वीडन ने यूरेनियम एनरिचमेंट में सहायता प्रदान की। फ्रेंच गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी कोगेमा भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ। वर्ष 1976 यूएस प्रेसिडेंट गेराल्ड ने ईरान को रिएक्टर फ्यूल से प्लूटोनियम निकालने के लिए यूएस द्वारा निर्मित रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी को खरीदने और संचालन करने की अनुमति दी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और आगे भी चलता, परंतु सन 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
उस वक्त 2 रिएक्टर पर काम चल रहा था। करीब 80% तक काम पूरा हो चुका था, लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशन द्वारा हुए भयंकर विद्रोह ने सभी काम को रोक दिया। इसमें अमेरिका और ईरान के संबंध में दरार आ गया। अमेरिका के दबाव की वजह से सभी यूरोपियन कंपनीज ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपना नाम वापस ले लिया। उन सभी कंपनीज ने ईरान से उनके $450 मिलियन वापस करने का दबाव भी डाला। फिर यूएसए हर दफा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हस्तक्षेप करने लगा। वर्ष 1984 ईरान इराक युद्ध के समय ईरान में स्थित बुशर के 2 रिएक्टर्स पर इराकी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। वर्ष 1987 अर्जेंटीना के नेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ईरान के साथ कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन किए। एग्रीमेंट के तहत ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल को 19.75% लो एनरिच्ड यूरेनियम में कन्वर्ट करके पहुंचाया जाएगा। इन सब के बीच एंट्री हुई रशिया की। वर्ष 1990 में रशिया ने ईरान को टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स द्वारा सहायता भी प्रदान की। कुछ 5 रशियन के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस तेहरान में ईरान के मिसाइल को एडवांस करने में लगी हुई थी। वर्ष 1995 रशिया ईरान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत दोनों देश के एक्सपर्ट साथ में बुशर प्लांट में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का निर्माण करेंगे। वर्ष 1996 यूएस ने चाइना से ईरान के साथ यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देने की मांग की। इन सभी के बावजूद भी चाइना ने ईरान को यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट का ब्लूप्रिंट दे ही दिया। साल 2002 पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान ने ईरानियन गवर्नमेंट द्वारा नाटम्स में न्यूक्लियर फैसिलिटी के निर्माण का सबूत प्रस्तुत किया। इन सब के बाद एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस बात की जांच की जिसमें उन्हें एडवांस लेवल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबूत मिले। इसी से ईरान का कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपोज हो गया। साल 2003 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक रेजोल्यूशन की घोषणा की जिसमें उन्होंने ईरान के तमाम यूरेनियम एनरिचमेंट और रिप्रोसेसिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने की बात कही। इसी के साथ तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंस्पेक्शन के लिए खोल देने की बात की। मामला पेचीदा और मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बात को नहीं मान रहा था। साल 2009 वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ एक रिपोर्ट लगी जिसमें उन्हें पता चला कि ईरान के ओम शहर के पास फोर्दो में एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बनी हुई है। फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। बात करें न्यूक्लियर प्रोग्राम गाइडलाइन की तो 3000 सेंट्रीफ्यूज काफी है यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, परंतु फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास 3000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज था। उसी साल ईरान ने अपना पहला सफल सैटेलाइट लॉन्च भी किया। इन 2 बातों ने वेस्टर्न एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी ने मिलकर 2 ट्रैक पॉलिसी बनाई जिसमें वह ईरान के साथ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन पर जोर दे रहे थे तो दूसरी तरफ ईरान पर कई प्रकार के फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगा रहे थे। जुलाई 2015 ईरान ने यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्थगित रखेगी और बाकी के फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन के लिए खुला रखेगी। साथ ही साथ $1 बिलियन के सैंक्शंस उन पर से हटा दिए जाएंगे। जहां JCPOA एग्रीमेंट साइन करने के बाद लोगों को लगा कि ईरान अपने एग्रेसिव न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाएगा, परंतु मामला उसी के विपरीत था। ईरान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा हुआ था। ईरान के कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल के सीक्रेट सर्विस मोसाद की नजर थी। मोसाद के लिए जरूरी था इस कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपोज करना। कई दिनों तक मोसाद के एजेंट्स ईरान के कई शहरों में तैनात होकर उनके पूरे गुप्त जगहों पर नजर रखे हुए थे। मोसाद के एजेंट्स को आखिर ईरान के कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम का लोकेशन मिल ही गया। दरअसल जिस जगह का पता मिला उस जगह में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखा गया था। वो जगह एक वेयरहाउस था जो राजधानी तेहरान के कमर्शियल एरिया में था। मोसाद के लिए यह ऑपरेशन रेड थोड़ा मुश्किल था क्योंकि एक कमर्शियल एरिया में मिलिट्री रेड को अंजाम देना बेवकूफ़ी होगा। ऐसी परिस्थिति में चालाकी से वेयरहाउस के सिक्योरिटी को ब्रीच करके डॉक्यूमेंट्स को सेफली बाहर लाया जा सकता था।
कुछ ही दिनों के अंदर तेहरान में स्थित मोसाद के कुछ एजेंट्स ने फॉल्स आइडेंटिटी के जरिए वेयरहाउस में नौकरी पाली। अपने तय किए हुए शिफ्ट में वह काम के साथ साथ वहां की सुरक्षा व्यवस्था का भी पता लगा रहे थे। उनके अनुसार वेयरहाउस की 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की थी। कुछ दिनों ऐसे ही काम चलता रहा और फिर आखिर में वो दिन आ ही गया जब दबे पांव से मोसाद एजेंट्स वेयरहाउस में रेड करेंगे। 31 जनवरी 2018 की रात 10:30 बजे दबे पांव से मोसाद के एजेंट्स ने वेयरहाउस में प्रवेश किया। रात के वक्त वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रहती थी क्योंकि इससे वेयरहाउस लो प्रोफाइल बना रहेगा। मोसाद एजेंट्स के पास 6.5 घंटे ही थे इस रेड को खत्म करने के लिए। 2 डजन मोसाद एजेंट्स इस ऑपरेशनल रेड में थे। वेयरहाउस के सभी सिक्योरिटी अलार्म्स को डीएक्टिवेट कर 2 स्टेनलेस स्टील के दरवाजे को तोड़ के करीब 32 से ज्यादा तिजोरियों में से तमाम डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके बिना किसी ट्रेस और एविडेंस को छोड़कर भागना था। इतने सारे काम को मात्र 6.5 घंटे में पूरा करना था। मोसाद एजेंट्स अपने काम में लग गए। सभी के पास ब्लो टॉर्चेस थे जो करीब 2000 डिग्री सेल्सियस पर जलकर तिजोरियों को काट सकता था। मोसाद एजेंट्स ने उन सभी तिजोरियों को काटकर 50,000 पन्नों से भरे डॉक्यूमेंट्स, 163 कॉम्पैक्ट डिस्क और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्र किया। सभी डेटास और डॉक्यूमेंट्स का वजन 500 किलोग्राम से अधिक था। सुबह 5 बजे तक एजेंट्स ने अपना काम कर लिया और सुरक्षित वहां से भागने में कामयाब भी हो गए। सुबह 7 बजे जब सुरक्षाकर्मी अपने शिफ्ट के समय पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वेयरहाउस की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रही बात ईरानियन गवर्नमेंट की तो उनको काटो तो खून नहीं, वह चाहकर भी प्रेस रिलीज नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी किया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ईरान ने JCPOA एग्रीमेंट को ब्रीच करके कोवर्ट तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम दिया। इस बात का पता लगते ही दुनिया के सामने ईरान की बेइज्जती तो होगी, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगेंगे। इस ऑपरेशन का पता पूरी दुनिया को तब चला जब 30 अप्रैल 2018 इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन सभी डॉक्यूमेंट्स को दुनिया के सामने मीडिया द्वारा प्रस्तुत किया। ईरान का कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। मोसाद ने तेहरान में जो कुछ किया उसके पीछे का कारण था देश की सुरक्षा। सोचिए, अगर यह न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ लग जाता तो न जाने क्या होता। मोसाद ने वर्ष 1981 ऑपरेशन ओपरा को अंजाम दिया जिसमें इजरायली एयरफोर्स ने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एयर स्ट्राइक की थी। वर्ष 2007 में ऑपरेशन ऑर्चर्ड के तहत सीरियन न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया। सोचिए, जो सीरिया आज आईसिस के कब्जे में है वो आईसिस के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन लगता तो न जाने विनाश का चित्र कितना बड़ा होता। जो आईसिस सीरिया में इस्लाम के नाम पर लोगों को मार रहा है, अन्य धर्मों को तबाह करने की बात करता फिरता है, वही आईसिस न्यूक्लियर वेपन का न जाने कितना दुरुपयोग करता। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होने से कई अलग परिणाम सामने आते। इस परिणाम का बुरा असर यूएसए और अन्य यूरोपियन देशों पर पड़ता। न्यूक्लियर वेपन से ईरान अगर इजराइल पर हमला करता तो सबसे पहले इजराइल पर असर तो पड़ता ही साथ उनके अलायंस देश यूएसए और यूरोप के कई देशों पर भी पड़ता। ऐसा भी हो सकता था कि न्यूक्लियर वेपन से अपने प्रतिद्वंदी सऊदी अरेबिया पर दबाव भी बनाता। यह बात सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएसए कितना बड़ा अलायंस पार्टनर है। यानी अगर पूरे सिनेरियो पर नजर रखें तो इजराइल के इस ऑपरेशन से सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को तो पहुंचा ही, परंतु विश्व को भी इसका फायदा पहुंचा। तो दोस्तों, यह कहानी थी मोसाद के सबसे हैरत अंगेज ऑपरेशन की। मिलते हैं अगले कहानी के साथ सत्य एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।